हिंदी के प्रसिद्ध कवि नीरज की एक बहुत ही फेमस पोयम है या कविता है कि कुछ सपनों के मर जाने से आदमी नहीं मरा करता। उसी को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए तो कहा जा सकता है कि कुछ पत्तों के झड़ जाने से वृक्ष नहीं सूखा करता। तो अगर बात किया जाए इलेक्शन 2024 के रिजल्ट के बारे में, तो कुछ सीटें कम हो जाने से सरकार नहीं गिरा करती। तो फिर मोदी सरकार आपके सामने आ रही है और शायद सुनने में आया है 8 जून को मोदी जी तीसरी बार जो है शपथ लेने वाला है। इलेक्शन का रिजल्ट सबके लिए शॉकिंग रहा। ठीक है, जो पीपल बीजेपी को वापस से चाहते थे उनके लिए भी, परंतु कहा जा सकता है कि राम राज्य आ चुका है, क्योंकि अब की बार का जो रिजल्ट है वो सबके लिए सुखदायी है। हर कोई खुश है। खुश तेजस्वी यादव भी है, जिनको भले 3 सीट आई पर उनके मन में इस बात की खुशी है कि उन्होंने मोदी को पूर्ण बहुमत आने से रोक दिया। खुश राहुल गांधी भी है, जो खुद का शतक नहीं लगा पाए, 99 सीट्स पे आके अटक गए। खुश ममता बनर्जी अपनी परफॉर्मेंस से है। खुश समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अपनी परफॉर्मेंस से हैं। एक तरफ खुश नीतीश कुमार है और दूसरी तरफ खुश टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस किया। सो खुशी की लहर जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी है। परंतु अगर भारत के आधार पर देखा जाए तो फिर वापस से एनडीए सरकार जो है वो बहुमत में है और सरकार बनाने जा रही है। सवाल है, ये जो इलेक्शन रिजल्ट है जो 2024 में आया है, क्या इसके अपने कुछ मायने हैं? तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। 2014 में जब मोदी जी ने विक्ट्री को अडॉप्ट किया या फिर वो चुनाव जीते, तो लगभग लगभग 282 सीट्स के आसपास उन्होंने खुद के दम पर ले आए थे। बट लेटर ऑन उन्होंने स्पष्ट बहुमत की सरकार दी, क्योंकि 2014 से पहले का अगर इतिहास देखा जाए तो एक 22 साल का लंबा इतिहास था। मीन्स राजीव गांधी के बाद हमने सिर्फ कोलिजन गवर्नमेंट देखी थी, एक गठबंधन की सरकार देखी थी। गठबंधन अपने आप में एक गठान है कि वो एक मजबूती के साथ में देश को नहीं चला सकता। ये हमने कई फ्रंट पे देखा। ये हमने नरसिम्हा राव के टाइम पीरियड पे देखा, ये हमने गुजराल के टाइम पीरियड पे देखा, ये हमने चंद्रशेखर या फिर एचडी देवगौड़ा के समय या फिर गिरती हुई अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी देखा कि जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो हर व्यक्ति, हर पॉलिटिकल पार्टी जो गठबंधन का हिस्सा है, वो अपने वोट बैंक के कारण, अपने कुछ पर्सनल मोटिव के कारण या फिर कुछ न कुछ चीजें जिन आइडियोलॉजी के साथ में वो चल रहे उनके कारण स्पष्ट या कोई बड़ी डिसीजन मेकिंग की जब बात आए तो पीछे हटने की कोशिश करती है, जिस कारण से सरकार के ऊपर एक एडिशनल दबाव आता है। और अटल जी की भाषा में कहा जाए तो फिर गठबंधन का जो धर्म है, कोएलिजन रिलीजन जो है, वो खतरे में आ जाता है। सो गठबंधन धर्म निभाने के चक्कर में अंत अगर किसी का नुकसान होता है तो वो देश का नुकसान होता है। सो 2014 में जब मोदी जी को स्पष्ट बहुमत का सरकार मिला तो एक पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा, हमने एक स्टैंड अप इंडिया देखा जो खुद खड़ा था अपने दम पर, जहां बीजेपी को डिसीजन मेकिंग में, रूल्स एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में किसी के और ऊपर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं थी। 2014 का ट्रेंड 2019 में आया, जब जो सीटें थी और बढ़ी और एनडीए 353 और बीजेपी 303 सीट के साथ सरकार में आई। जब ये हुआ तो एक और स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिला अगले 5 साल के लिए, जो 2019 से 2024 के लिए था। और इसका इंपैक्ट हमने देखा, धारा 370 गई, हमने देखा राम मंदिर बना। या ये अकेले इस चीज के लिए नहीं, जब भी पॉलिसी के बारे में बात आए, फिर वो ट्रिपल तलाक से लेके जीएसटी तक आप आ जाइए, हर जगह सरकार फर्मली खड़ा हो। जब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की बात आई, जब देश के लिए नीति के डेवलपमेंट की बात आई, सरकार को किसी के सामने झुकाना नहीं पड़ा। क्योंकि जब बीच में अगर हम बात करते हैं तो एनडीए जरूर था, इस एनडीए का एक मेंबर शिरोमणि अकाली दल भी था, जो अकाली दल जब फार्म प्रोटेस्ट होने लगा तो बीजेपी को छोड़ के चला गया। अब ये फार्म प्रोटेस्ट के टाइम पीरियड पे बीजेपी अकेली बहुमत में थी, तो वो किसानों के लिए एक जो कानून था वो कानून लाने में सफल हुई। पर अगर कही जाती कि अगर बीजेपी की सरकार गिरने वाली पोजीशन में होती तो शायद सरकार को निर्णय इतने स्ट्रांग नहीं हो पाते, क्योंकि उसे एसएडी को खुश करना होता था। ये चीज 2024 में फिर एक्सेप्ट की जा रही थी, एक्सेप्ट
एक्सपेक्ट इसलिए किए जा रहा था क्योंकि एक माहौल बना था बीजेपी के फेवर में, इस आधार पे कि सरकार 400 पार जाएगा। बट ये भी माना जा रहा था कि कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए जाएंगे। कुछ राष्ट्रवादी लोगों का मानना था कि पीओके भारत आ सकता है। कई सारे लोग जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं उनका मानना था कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आ सकता है। अच्छा, इस सेकुलरिज्म से मतलब वास्तविक सेकुलरिज्म से है, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म से नहीं, जो देश में समानता नहीं चाहता। सो कुछ लोगों का मानना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आएगा, हम एक देश बनाएंगे। कुछ लोगों का मानना था कि जो साल भर हर बार हम देखते हैं भारत में चुनाव चलता रहता है, कभी इस राज्य का कभी उस राज्य का, तो हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इस तरह से कई और मोटिव जो थे वो पाइपलाइन में थे कि अगर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी तो भारत सरकार उन पर अच्छे से काम कर पाएगी। पर जब चुनाव का रिजल्ट आया तो बड़ा शॉकिंग रहा, शॉकिंग सबके लिए रहा, और बीजेपी जो है वो 240 पे आके अटक गई और जो स्पष्ट बहुमत है वो खुद के आधार पे नहीं ला पाई। परंतु जब बात की जाए एनडीए के बारे में, घटक दल के साथ में, तो उसको बहुमत मिला, एक क्लियर कट मेजोरिटी जो है वो 272 होनी चाहिए, और बीजेपी ने या एनडीए ने उससे +2 से 93 सीट्स को क्या किया, एक्वायर किया। परंतु एक सवाल फिर रह गया यहाँ के बाद कि अब की बार अगर डिसीजन मेकिंग की बात आएगी तो बीजेपी, क्योंकि स्वयं के पास में बराबर सीट नहीं है, वो शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी है 32 सीट से, तो होगा ये कि अब उसे डिपेंडेंट रहने पड़ेगा तो अपने घटक दलों के साथ में, अपने अलायंस के साथ। और इस चुनाव में अलायंस के बारे में अगर बात किया जाए तो दो लोग बड़े पावरफुल बन के आए, किंग मेकर बन के आए, जिसमें से एक का नाम है नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम है, और दूसरे है चंद्रबाबू नायडू जो अभी आंध्र प्रदेश के सीएम बनने वाले हैं। नीतीश नायडू ये वो दोनों लोग हैं। नीतीश कुमार के बारे में अगर बात किया जाए तो 2019 के बाद में मोदी जी के खिलाफ अगर एक फ्रंट बनाने का काम अगर किसी ने किया, या 2023 में जिसको मींस हवा देने का काम किया, वो नीतीश कुमार थे। और नीतीश कुमार से पहले 2019 नहीं 2024 के लिए इन्होंने किया, और 2019 के लिए तीसरे मोर्चे के जो कवायद शुरू की थी वो चंद्रबाबू नायडू ने की थी, जब उससे पहले बीजेपी के सहायक दल थे। परंतु 19 से जस्ट पहले उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा और तीसरे मोर्चे की शुरुआत की, परंतु एक औंधे मुंह उन्हें खानी पड़ी, वो कुछ कर नहीं पाए। सो इन दो घटक दलों के आधार पे ही क्या है, अब आगे की राजनीति है तय होनी है, क्योंकि ये दोनों पहले एनडीए छोड़ चुके थे। तो एक बड़े तबके को ये लगता है कि ये वापस हो सकता है इंडिया गठबंधन के साथ चले जाए। ये स्पेकुलेशन है, ये नहीं जाएंगे क्योंकि खुद कोई अपनी पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारता। अगर ये दोनों गठबंधन के साथ जाते हैं तो इन दोनों की जो सीट्स है वो सपा से कम है, वो कांग्रेस से कम है, वो टीएमसी से भी कम है, तो वो डीएमके से भी कम है। तो इनसे बड़ी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आगे आ जाएगी, जो इनसे ऊपर काम करेगी, जहां इनका वेटेज कम हो जाएगा। और अगर ये एनडीए के साथ लगे रहते हैं तो इनके साथ वेटेज ज्यादा। सवाल है ये इंडियन हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट क्यों है? तो टर्निंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि वापस एक नए एरा की 10 साल के गैप के बाद में, 10 ईयर के एक ब्रेक के बाद में फिर से कोएलिशन गवर्नमेंट जो होता है उस कोएलिशन गवर्नमेंट की स्टार्ट कर रहा है। अब ये कोएलिशन गवर्नमेंट में 3 पाए जो हैं उस एक कुर्सी के, वो तो किसके हैं? वो तो बीजेपी के हैं, परंतु एक जो चौथा वाला है ये इन कोएलिशन का है, जिसमें एक तरफ नीतीश है और दूसरी तरफ नायडू है। तो अब जब भी कोई नियम बनाने होंगे तो इनको या तो नीतीश के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, सॉरी या नहीं, दोनों पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, इन दोनों को खुश करके चलना पड़ेगा। मतलब ये आने वाले जो 5 साल हैं ये बीजेपी की हार्डकोर आइडियोलॉजी से शिफ्ट होके एक गणतंत्र जो गठबंधन धर्म है उसके आधार पे चलेंगे। नीतियां जब बनेगी वो नीतियां किस आधार पे बनेगी? वो गठबंधन के आधार पे बनेगी। वो एक साझा समझौता जिसे हम कह सकते हैं, इन 3 या इसके अलावा जो बाकी एलजेपी और दूसरे दल है उनके साथ चलेंगे। इसका इंपैक्ट किस बात पर होगा? तो वो इंपैक्ट आप शेयर मार्केट से देख सकते हो कि जैसे ही रिजल्ट आना शुरू हुआ शेयर मार्केट कोलैप्स हो गया। क्यों कोलैप्स हुआ? क्योंकि इन्वेस्टर को ये लगने लगा कि अब बीजेपी में जो इंडिया के अंदर जो बीजेपी पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था वो उतने स्ट्राइक रेट के साथ नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये हमने देखा है जब 2009 की बात है, जब मनमोहन सिंह सरकार यूनाइटेड यूएसए के साथ में न्यूक्लियर डील कर रहा था तो टीएमसी पीछे हट गया, उसने अपना गठबंधन हटा लिया। वैसी ही बात थी जब मल्टी ब्रांड रिटेल के अंदर
आपका एफडीआई को इंक्रीज करना था, तो सीपीआई जो था वो गठबंधन से बाहर हो गया। तो ये बार बार डराने का जो काम है, ये डराने का काम गठबंधन द्वारा किया जाता है। तो अभी आने वाला जो समय है भारत के अंदर, वो यही चीज देखेगा कि हर बार भारत को खींचा जाएगा। अभी अगर इंडिया के रिलेशन के आधार पर देखा जाए तो इंडिया लगभग लगभग हर पैरामीटर में इंडिया का जो ग्रोथ है वो काफी हाई जा रहा था। वो अगर आप इकोनॉमिक फ्रंट पे देखा जाए तो भी ठीक था, अगर वो आप ब्यूरोक्रेटिक या आपका डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देखा जाए तो भी था। जब रशिया और यूक्रेन युद्ध के बारे में बात आया तो भारत स्ट्रांग अपना ओपिनियन रख पाया। जब इसराइल और हमास युद्ध के बारे में बात आया तो भारत अपना स्ट्रांग ओपिनियन रख पाया। वो अपने डिप्लोमेटिक पावर को यूज करके इन देशों को दबा पाया। इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया जाए तो अभी S&P का अपना एक रेटिंग जो आया है उसमें सुधार हमने देखा। जीडीपी का जब डेटा आया उसमें हमने एक हायर ग्रोथ रेट देखा। तो ये सब जो था वो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा था। अगर अब पॉलिसी में चेंज आता है तो शायद एक इम्पैक्ट अपनी डिप्लोमेटिक या बाकी चीज पे चला जाएगा। बट शायद एक और कहा जाता है कि अभी अंत नहीं है, सरकार फिर मोदी जी के हाथ में है। बट एट लास्ट अगर कोई काम करता है तो वो काम करता है लीडरशिप कैरेक्टर जो है वो, उनके कैरेक्टर से शायद काफी कुछ चीजें सुधरे। हम बात कर सकते हैं कि जो अभी 10 साल का एक नॉन करप्शन वाला एक सेगमेंट बीजेपी बना के रखी थी वो आगे भी जारी रहेगा। तो देखते हैं कि आखिरी में आके ये जो पूरा के पूरा सरकार है आने वाले 5 साल में क्या क्या चेंज लेकर आती है। परंतु एक मार्क जरूर हम लोगों को शिफ्ट देखने को मिलेगा इंडिया के पॉलिसी फॉर्मुलेशन।